हेलो क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। सो इसके प्रीवियस हमने रेप्लिकेशन को कवर किया है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू एक और डीएनए की कॉपी बन जाती है। ठीक है, सो वो प्रोसेस हम कवर कर चुके हैं रेप्लिकेशन पॉइंट के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, इस प्रोसेस में एक्चुअली जो कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए के थ्रू डीएनए की जो कॉपी हो चुकी है और एक और डीएनए यहाँ पे बना हुआ है, तो ये जो डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है, इसमें से क्योंकि जो हमारे पास डीएनए है उसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं, राइट। तो ये 2 स्ट्रैंड है, इनमें से किसी भी एक स्ट्रैंड का, अभी कौन से स्ट्रैंड का होगा वो हम आगे बताएंगे। सो फिलहाल जो एक स्ट्रैंड है उसकी क्या हो जाती है, कॉपी हो जाती है। या फिर ये एक स्ट्रैंड है, कॉपी नहीं कहेंगे उसे हम, एक्चुअली ये जो स्ट्रैंड होता है वो चेंज हो जाता है इनटू द आरएनए। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आप ये कहेंगे कि जो डीएनए के डबल हेलिक्स हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रैंड डीएनए में से या डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड है जो आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। जब हम उसे आरएनए में चेंज कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर एक बात आपको ऑलवेज याद रखनी है कि जो भी वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पर बनेंगे वो कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये तो हमें मालूम है। बट एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि जो एडेनोसिन जो का बेस पेयर होगा, वो यहाँ पर एडेनोसिन का बेस पेयर कौन होगा, यूरेसिल होगा, नॉट थायमिन। थायमिन यहाँ पर बेस पेयर नहीं होगा, बिकॉज मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो आरएनए है वहाँ पर यूरेसिल होता है इन द प्लेस ऑफ थायमिन। तो यहाँ पर जब हम एडेनोसिन का बेस पेयर बनाएंगे तो हम यूरेसिल के साथ बनाएंगे, ना कि थायमिन के साथ। ओके। ऑल्सो जैसे कि प्रीवियस हमने रेप्लिकेशन में डिस्कस किया हुआ है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो किसी एक सेट, वन सेट में नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि अगर ये डीएनए है तो डीएनए के एक कंप्लीट पैटर्न फ्रॉम हेयर टू हेयर, हर जगह क्या होगा, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। ये सबको जो ये रेप्लिकेशन हो रहा है या फिर क्या कह ले डुप्लीकेशन जो इसका हो रहा होता है, वो एक साथ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके होता है, बट ऑफकोर्स पूरे डीएनए में प्रोसेस होती है। बट जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली बस वो एक सेगमेंट में होता है, किसी एक डीएनए के सेगमेंट में होगा, या फिर जो दो में स्ट्रैंड है उनमें से एक स्ट्रैंड की जो कॉपी बनी हुई, यानी कि जो कॉपी डीएनए है उनमें से एक स्ट्रैंड में होता है जो कि आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो चीज़ बताई गई है कि ऐसा क्यों है कि ऑलवेज एक ही स्ट्रैंड डीएनए का जो कन्वर्ट हो रहा है या फिर एक पर्टिकुलर रीजन है वही क्यों चेंज होता है इनटू द आरएनए, अदर स्टैंड या दोनों स्टैंड क्यों नहीं चेंज होते। सो वो रीज़न हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। कि फर्स्ट तो पहले हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि क्यों, किस वजह से जो डीएनए है उनके जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो कॉपी क्यों नहीं होते। तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड मौजूद हैं उनकी कॉपी क्यों नहीं होती इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो फर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक डीएनए है, ठीक है, एक डीएनए है। डीएनए क्या होता है, इस तरीके से नीचे से आकर ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे जैसे प्रीवियस हम एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ये अलग होता है एंड किस तरीके से कौन सा साइड पे हमें यहाँ पर डुप्लीकेशन होगा, वो सब हम पढ़ चुके हैं। सो फिलहाल यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके से जो हेलिक्स है वो ओपन हो जाते हैं। और हेलिक्स ओपन हो जाएंगे तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ पर जो मैसेंजर, यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसेस लगे हुए हैं वो लगा हुआ है ए, यहाँ पर लगा हुआ है टी, यहाँ पर लगा हुआ है जी, यहाँ पर लगा हुआ है सी। और ये वाला जो स्टैंड है वो क्योंकि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो एक ही जगह पे क्या होगा, टी, डीएनए का बना रहे हैं अभी हम, ठीक है, डीएनए का। तो एक ही जगह टी, टी की जगह, टी के पे क्या होगा ए, सी के पास, सॉरी जी के पास सी और सी के पास जी। तो ये तो वो स्टैंड है जो कहाँ पर बनेंगे, इन द डीएनए बनते हैं। अब अगर हम ये बोलें कि जो आरएनए है वो दोनों ही स्ट्रैंड से बन जाए, राइट, हम पहले तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड है वो ही दोनों स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह अगर बिहेव करने लगे, दोनों ही स्टैंड एक टेम्पलेट की तरह फॉर्म करेंगी, सो उससे जो कोड बनेंगे वो दो डिफरेंट कोड यहाँ पर बन जाएंगे। कैसे, अब आप देखो, अब हम एक यहाँ पर स्टैंड बनाते हैं आरएनए का और एक यहाँ पर स्टैंड बनाते हैं। अब ए के सामने यहाँ पे क्या आएगा, यू, टी के क्यों आरएनए का बना रहे हैं, टी के सामने क्या आएगा, ए, जी के सामने क्या आएगा, सी, और इस सी के सामने क्या आएगा, जी। तो एक ये स्टैंड बना जिसमें जो मैसेंजर आरएनए उसमें यू है, ए है, सी है और जी है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 4 कोड है जो एक आरएनए बने, ठीक है। वहीं यहाँ पर दूसरा आरएनए बनता है, वहाँ पर कोड देखो, ये टी है इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा ए, ए है इस वजह से यहाँ पर क्या आएगा यू।
सी है तो इस वजह से क्या आएगा यहाँ पर जी, और सबसे ऊपर यहाँ पे हमने जी यूज़ किया तो यहाँ पर आएगा सी। दैट मीन्स कि जो दूसरा भी अगर स्ट्रैंड कॉपी हो जाएगा तो वहाँ पर जो आरएनए बनेगा उसमें क्या है, वहाँ पर जो आरएनए बनेगा वो क्या है एक्चुअली, वहाँ पर है ए, उसके बाद है यू, उसके बाद है जी और उसके बाद है सी। सो इन एक्चुअली में इस तरीके का ये वाले कोडॉन्स को लेकर या ये वाले यूनिट्स को लेकर आने बनना चाहिए था, बट वहाँ पर ये प्रोसेस हो गई, यानी कि यू ए सी जी बनना चाहिए था पर यहाँ पर बन गया है ए यू जी सी। तो ये क्या है, ये दो अलग अलग टाइप के वहाँ पर आरएनए मॉलिक्यूल बन जाएंगे या फिर मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो जाएंगे, और इनमें क्या हो जाएगा, इनके सीक्वेंसेस बिल्कुल अलग हो जाएंगे। होना चाहिए था यू ए सी जी, तब वो जाकर आगे मॉलिक्यूल्स के थ्रू प्रोटीन्स का डेवलपमेंट करता, बट या क्योंकि जो डीएनए स्ट्रैंड है वो दोनों ही कॉपी हो गए, इस वजह से ए यू जी सी भी बन जाएगा, जिस वजह से दो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बन जाएंगे। और ऑल्सो उसके साथ साथ क्या होगा कि इससे क्या होगा, जो प्रोटीन्स हैं, जो आगे जाके जो प्रोटीन्स फॉर्मेशन होंगे उनके अमीनो एसिड भी अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि आरएनए तो अलग हुआ हुआ, बट आरएनए के साथ साथ जो इनमें कोड फॉर्म हो रही है, जो कोड जैसे मैंने बनाया यू ए जी सी जी और या फिर ए यू जी सी, तो ये अलग अलग हो जाने की वजह से अमीनो एसिड अलग हो जाएंगे और प्रॉपर तरीके से जो अमीनो एसिड बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर एक सेगमेंट डीएनए का है जिसमें अगर दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स की कॉपी हो गई, सो फर्दर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो प्रॉपर पहुंचनी चाहिए थी वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पहुंच पाएगी, तो जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। बिकॉज जो कोडॉन्स बनने चाहिए, जो यहाँ पर जीन्स बनने चाहिए थे वो जीन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज टू टाइप के आरएनए बन जाएंगे, और जो आरएनए यहाँ पर आगे जाकर प्रोटीन फॉर्मेशन करने लगेगा तो उसमें क्या होगा, जो प्रोटीन बनना चाहिए था मे बी वो प्रोटीन ना बने, प्रोटीन में चेंजेस आ जाए। प्रोटीन में चेंजेस आ गए तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हैं जिस पे हम कह रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जनरेशन जाती हैं, इन्फॉर्मेशन जाती हैं, तो वो प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सब कवर नहीं हो पाएंगी अगर हम दोनों स्टैंड्स को क्या बना लेंगे, उसके कॉपीज़ कर देंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक और रीज़न बताया गया है कि जो दोनों स्टैंड हैं इन रियलिटी अगर आप ये देखो तो वो स्टैंड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। किस तरीके से, आप देखो, जो हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में यू के आगे ऑलवेज ए आएगा, तो है यू के आगे हमेशा ए होना चाहिए। ए के आगे ऑलवेज क्या होगा, यू, तो वो भी है। सी के आगे क्या होगा, जी, और जी के आगे क्या होगा, सी। यानी कि जो दो कॉपी बन जाएंगी दो स्टैंड से वो एक दूसरे की बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, और कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जिस तरह से डीएनए में होता है कि डीएनए में दो स्ट्रैंड है और दोनों स्ट्रैंड क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, इस वजह से वो डबल हेलिक्स मॉडल बना लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। सो अगर आरएनए में ऐसा हो जाएगा कि दो स्ट्रैंड की कॉपी बन जाएगी, और बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि हमेशा ए के सामने आरएनए में यू ही आएगा, यू के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा। सो ये तो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री होना ही होना है। सो इस तरीके से अगर दो स्टैंड बन गए सो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिसकी वजह से ये दो स्टैंड आपस में ज्वाइन होकर एक डबल हेलिक्स मॉडल बना सकते हैं। और अगर उन्होंने डबल स्टैंडर्ड मॉडल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया, सो आरएनए में जो आगे फर्दर प्रोसेस होंगी, कौन सी प्रोसेस, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, ये प्रोसेस कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। क्यों, बिकॉज आरएनए ये प्रोसेस क्यों करता है, क्योंकि वो रिएक्टिव है, वो अभी स्टेबल नहीं हुआ है। सो इस वजह से वो अपनी इस प्रोसेस को करता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो दैट्स वाई वो रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, दैट्स वाई वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। डीएनए क्यों नहीं वर्क करता एज अ कैटलिस्ट, बिकॉज वो स्टेबल है, उसमें अब उसको अनरिएक्टिव या फिर किसी तरह की रिएक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, सो ये दो रीज़न है यहाँ पर कि अगर दोनों स्टैंड की कॉपी हो जाएगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो दो कॉपीज़ होंगी वो एक दूसरे की कैसी होंगी, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तो वो दोनों अगर ज्वाइन हो जाए तो एक आरएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिससे फर्दर जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगी। सो ये दो आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत कि क्यों ऐसा होता है कि आरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है यानी डीएनए से आरएनए बनना है वो केवल वन स्टैंड पर ही क्यों होता है। सो देयर आर टू रीजंस जो मैंने अभी आपको बताए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वो होगी जिसके थ्रू वो यूनिट, या फिर आप लोग कह लो कि जो डीएनए का जो बहुत बड़ा सा स्ट्रैंड है, सो वो स्ट्रैंड जिसमें क्या होना है, जिसको हम वापस से मैसेंजर आरएनए, या जिसके से थ्रू आप मैसेंजर आरएनए बनाओगे। बिकॉज हमने अभी क्या बोला था, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो या तो एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेस में होगा, पर्टिकुलर सेगमेंट में होगा, या फिर किसी एक स्टैंड में होगा, राइट। तो जिस भी स्टैंड या जिस भी सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन होना है, सो वहाँ पर बेसिकली 3 यूनिट्स वर्क करती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये कौन कौन सी 3 यूनिट्स होती है? पहले होता है प्रमोटर, देन द स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर्स। तो प्रमोटर, व्हाट इज प्रमोटर? कि जो ये प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जो ये डीएनए है, डीएनए के जो दो स्टैंड है, तो इन दो स्टैंड में जो प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स, जिनके थ्रू प्रोसेस स्टार्ट होती है। देन एक स्ट्रक्चरल जीन, एक जीन्स का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन जो भी चीज़ें हैं मैसेंजर आने के सेंस में लगा होगा। और आफ्टर दैट वहाँ पर क्या होते हैं? टर्मिनेटर्स होते हैं, जो इस प्रोसेस को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रमोटर्स क्या होते हैं? जो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, जिन जीन्स के थ्रू मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हम स्ट्रक्चरल जीन्स बोलेंगे। आफ्टर दैट द टर्मिनेटर्स, जो कि क्या करेंगे? प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। तो ये 3 यूनिट्स होती है इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें कि व्हाट इज अदर, हम आगे इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो पहले तो हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो डीएनए है उसमें क्या है? 2 यूनिट होते हैं। डीएनए में क्या होते हैं? 2 स्टैंड होते हैं, और यही 2 स्टैंड है वो क्या करेंगे? स्ट्रक्चरल जीन्स का फॉर्मेशन करते हैं इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में डीएनए के 2 स्टैंड ही स्ट्रक्चरल जीन्स की तरह वर्क करते हैं। और जो ये 2 स्टैंड है वो एक्चुअली क्या होते हैं? अपोजिट पोलैरिटी को शो करते हैं। अपोजिट पोलैरिटी दैट मीन्स अगर हमारे पास एक डीएनए है, एक ये डीएनए है और एक ये डीएनए है, सो अगर ये डीएनए 5' टू 3' होगा, सो ये अगला वाला कैसे होगा? ये उसका अपोजिट होगा, यानी 5' टू 3'। तो इस तरीके से होता है। ये आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि जो डीएनए है उनके बीच में जो पोलैरिटी वो अपोजिट पोलैरिटी होती है। अगर एक 5' टू 3' होगा तो दूसरा 3' टू 5' होगा, राइट। यहाँ पर क्या है? 5' टू 3', यहाँ पे 3' टू 5'। तो वो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि जो डीएनए है, पहले तो वहाँ पर जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है वही यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स का काम करेंगे। और ये जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो कैसे होते हैं? अपोजिट पोलैरिटी को शो करते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर आपको रेप्लिकेशन याद होगा तो रेप्लिकेशन में हमने बोला था कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आता है और वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। बट यहाँ पर क्या आएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आता है, जो कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस जो होती है ऑलवेज 1 स्टेप में होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन इन द सेंस कि जो डीएनए है उनके बीच में नाइट्रोजन बेसेस है, वो टूटते जाएं, और एक जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वो बाद में जुड़ते भले ही जाएंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में उस तरीके से टूटते जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। एंड पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? इन 1 डायरेक्शन में होता है। और वो डायरेक्शन कौन सा है? यहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई किया है। वो डायरेक्शन है 5' टू 3'। ठीक है, ये उन्होंने डायरेक्शन यहाँ पे बताया है कि जो पॉलीमराइजेशन होगा वो 1 डायरेक्शन में होगा। वो डायरेक्शन कौन सा होगा? 5' टू 3'। ठीक है, अब आप एक बात सोचो बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब एक डीएनए के स्ट्रैंड से एक आरएनए को बनाना है हमें। हम ने जो आरएनए बनाया आफ्टर द प्रोसेस ऑफ दिस पॉलीमराइजेशन, या फिर बॉन्ड का टूटना एंड उसके थ्रू न्यू बॉन्ड जो बन रहे हैं, ये प्रोसेस के थ्रू जो हमने स्टैंड बनाया है मैसेंजर आने के लिए, वो कैसा है? 5' टू 3'। तो अब आप सोचो कि ये किस स्ट्रैंड से बना होगा। बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया था कि 2 तरीके के स्टैंड आपको देखने को मिलेंगे इन डीएनए, जहाँ पर एक कैसा होगा? 5' टू 3', और दूसरा कैसे होगा? उसका अपोजिट 3' टू 5'। तो अब आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये एक्चुअली किस स्टैंड से फॉर्म हुआ है। सो अगर मैं इसका रीज़न दूँ तो ये स्टैंड फॉर्म होता है बाय दिस स्टैंड, यानी कि जो ये वाला स्टैंड है, स्टैंड 3' टू 5' से ये हमारा मैसेंजर आरएनए
फॉर्म हुआ है। इसका आंसर क्यों है? बिकॉज अभी हमने आपको बताया कि अपोजिट पोलैरिटी शो करते हैं, अपोजिट पोलैरिटी वाला फिनोमिनन यहाँ पर वर्क करेगा। अगर ये 5 to 3 का फिनोमिनन को फॉलो कर रहा है ये आरएनए, तो वो एक्चुअली में कॉपी है इस स्टैंड की, जो कि 3 to 5 मूव करता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बिकॉज अपोजिट पोलैरिटी आप सेंस हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इस डैश इसको देखोगे तो ये तो बिल्कुल सेम है ना, ये 3 इधर है, 3 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है, तो ये तो सेम पोलैरिटी है। सेम पोलैरिटी वाली हमने कभी बात नहीं की। हम ऑलवेज कह रहे हैं कि डीएनए में क्या होती है, अपोजिट पोलैरिटी ही शो होगी। जो नए स्टैंड भी बनेंगे वो भी अपोजिट पोलैरिटी वाले को शो करेंगे। तो अगर वो 5 to 3 बना है, दैट मीन्स वो एक ऐसे स्टैंड से बना हुआ है, एक ऐसे स्टैंड से बना जहाँ पे जो पोलैरिटी है वो उसकी अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर क्या है, 5 to 3 पोलैरिटी है। ओके, अब ये बात आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो पॉलीमराइजेशन है वो 1 डायरेक्शन में होगा और क्या बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन। और जो ये 5 to 3 में डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो टेम्पलेट जैसा वर्क कर रहा है, यानी कि जिससे रेप्लिकेशन होगा, सॉरी जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिससे न्यू बॉन्ड बनेगा, वो खुद कैसा होगा, 3 to 5। बिकॉज एक अपोजिट स्ट्रैंड होगा तभी उससे हमें इस तरीके का यहाँ पर एक 1 डायरेक्शनल या फिर आरएनए पॉलीमरेज या मैसेंजर आरएनए मिलेगा। सो वो स्टैंड जिसके थ्रू हमें ये वाला 5 to 3 स्टैंड मिल सके, इस एक स्टैंड हमें इस तरीके का मिल सके, तो वो खुद कैसा होगा, 3 to 5। और इसी स्टैंड को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे। बिकॉज यही स्टैंड है जो आगे जाके कोडॉन्स का या फिर जो सीक्वेंसेस है, कोड है, उनका फॉर्मेशन करेगा। वहीं पर जो दूसरा स्टैंड है जो कि 5 to 3 था, मतलब जैसा ये बना हुआ है वैसा ही एक और यहाँ पर जो स्टैंड था वो एक्चुअली में बिल्कुल सेम होगा किसके, आरएनए के, बट एक्सेप्ट वहाँ पर क्या चेंज होगा, थायमिन की जगह पे यूरेसिल होगा। बाकी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, वो है एग्जैक्ट सेम, बट वो उससे बना नहीं है। बिकॉज आप पोलैरिटी की चीज़ें आप याद रखिएगा ऑलवेज। अगर सेम पोलैरिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर, दैट मीन्स वो उससे नहीं बन सकता। बिकॉज हमेशा वहाँ पे क्या होती है, अपोजिट पोलैरिटी होती है। तो अगर वो जो मैसेंजर आरएनए है वो 5 to 3 बना है, तो ऑफकोर्स वो 3 और 5 वाले से बना होगा, सेम पोलैरिटी सेम फिनोमिनन वाले से नहीं। ओके, सो लेकिन वो जो बाकी सारी क्वालिटीज़ हैं उसमें सेम होगा, और सिर्फ वहाँ पे डिफरेंस होगा तो वो यूरेसिल और थायमिन के रिगार्डिंग वहाँ पे चेंजेस होंगे। नेक्स्ट अगर हम ये बात करें कि जो ये आरएनए है जिसको हमने वो स्ट्रैंड, मतलब जो डीएनए में वो स्ट्रैंड जिसके थ्रू कोई भी कोड्स नहीं फॉर्म हो रहे हैं, एक्चुअली उन्हें यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया है। कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उस स्ट्रैंड के जो कोडॉन्स होते हैं वो मैसेंजर आरएनए वाले कोडॉन से काफ़ी मिलते जुलते होते हैं। सिर्फ वहाँ पर थायमिन और यूरेसिल का अंतर होता है। सो कोड जहाँ पर बन रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम सिमिलर होते हैं, दैट्स वाई उन्होंने हमें कोडिंग स्ट्रैंड उसे नाम दिया गया। लेकिन वो जो स्ट्रैंड है वो कोडॉन्स बनाने में या कोड बनाने में कोई भी वर्क अपना नहीं करता है। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब होता है अबाउट द कोडिंग स्टैंड, की कोडिंग स्टैंड किस तरीके से मेड होता है। एंड ऑल्सो इसको और एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर एक इन्होंने एक टेम्पल स्टैंड बनाया है, और उसके साथ में कुछ एक कोडिंग स्टैंड भी इन्होंने बनाकर दिखाया। तो ये है आपका टेम्पल स्टैंड और ये क्या है, कोडिंग स्टैंड। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आरएनए बनेगा वो कैसा होगा, 5 to 3। ठीक है, 5 to 3। और ये भी बोला था कि अपोजिट पोलैरिटी शो होती है, बट यहाँ पे तो सेम पोलैरिटी, मतलब 5 to 3, ये भी लिखा है 5 to 3। तो दैट मीन्स ये इससे तो नहीं बना है। क्यों? क्योंकि हमें सेम नहीं रखना है, हमें अपोजिट पोलैरिटी वाला फिनोमेनन देखना है। तो अपोजिट कौन सा है, ये वाला है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्टैंड। अब अगर अब इसके आप कोडॉन्स बना के देखें, हम कुछ बनाकर देखते हैं। जैसे एक ही जगह यहाँ पर क्या आएगा, यू, टी की ए, सी जी, ये जी का सी, सी का जी, ए की जगह फिर से यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी। ठीक है, इतने हमने बनाए। ठीक है, बाकी आप बनाकर देखिएगा। तो अब आप क्या, अगर हम क्या, मैंने इसको एक्चुअली बनाया ताकि हम इसके नीचे साथ वाले के से मैच करें। मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ थायमिन की जगह वहाँ पर यूरेसिल होगा, बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। तो फर्स्ट यहाँ पर थायमिन लगा है, उसकी जगह हमने यूरेसिल लगाया। बाकी आपको यहाँ पे भी एडेनिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एडेनिन है, यहाँ पर भी आपको साइटोसिन दिखाई दे रहा है, सी, यहाँ पर भी साइटोसिन है, यहाँ पर आपको जी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी है जी। अगेन अब यहाँ पर टी आ गया, तो टी की जगह क्या आना था, यू, तो वो तो आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ए, यहाँ
यहाँ पर भी है ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर जी, यहाँ पर भी जी। तो दैट मीन्स ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो बिल्कुल इस आरएनए ये स्ट्रैंड के ही बराबर होगा, सेम होगा, लेकिन सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो यूरेसिल के टर्म में होगा। तो यही चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। बट ये जो आरएनए बना हुआ है मैसेंजर आरएनए वो इन कोडॉन्स कोडिंग स्ट्रैंड से नहीं बनता है, वो बनता है टेम्पलेट स्ट्रैंड से। वो आपको कैसे याद रखनी है, पोलैरिटी के सेंस में, कि जिसकी जो पोलैरिटी होगी वो उसके अपोजिट पोलैरिटी वाले टेम्पलेट से ही फॉर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसे हमने कोडिंग स्ट्रैंड क्यों बोला, क्योंकि इसके कोडॉन्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ यूरेसिल का वहाँ पे डिफरेंस होता है। बट ये कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी तरह के कोड के फॉर्मेशन में कोई हेल्प नहीं करता। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक टेम्पलेट स्टैंड है और एक कोडिंग स्टैंड होता है। आगे जो ये टेम्पलेट स्टैंड है इनमें प्रमोटर्स होते हैं, आफ्टर दैट ये आपको एक स्ट्रक्चरल जीन्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पे टर्मिनेटर्स है। तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो प्रमोटर्स एंड टर्मिनेटर्स, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर्स, और एक्चुअली जो स्ट्रक्चरल जीन्स है यही बेसिक यूनिट्स हैं किसकी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। प्रमोटर्स कहाँ पे होते हैं, प्रमोटर्स एक्चुअली लोकेटेड होते हैं 5 एंड पे। जो स्ट्रक्चरल जीन्स का 5 एंड होता है, बेसिकली हम 5 एंड वो वाला ले रहे हैं जो कि कोडिंग स्टैंड का 5 एंड है, बिकॉज जो वो नॉन कोडिंग है वो बिल्कुल कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। सो हमने उसे यहीं पर हेल्प में यूज़ कर लिया कि जो 5 एंड वाला है जो कि क्या कर रहा है, कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड को यहाँ पर इन्होंने 5 ले ये रख के बताया है, बिकॉज हम अगर देखिए तो मैसेंजर आरएनए कैसे होता है, 5 टू 3 बनेगा। तो जो कोडिंग स्टैंड का पोलैरिटी है वही तो इसकी भी पोलैरिटी है, राइट, किसकी, जो भी हमें न्यू यहाँ पे मैसेंजर आरएनए मिलने वाला है। तो इसीलिए बिकॉज कोडिंग आरएनए और जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर है वो सेम पोलैरिटी को शो कर रहे हैं या सेम डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं, इसी वजह से इन्होंने बता दिया कि जो कोडिंग स्टैंड का जो आरएनए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है या जो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है उसी में उसी तरफ जो कंपाउंड लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स बोलते हैं, या फिर उसे हम अपस्ट्रीम भी बोलते हैं। आफ्टर दैट ये क्या होती है, ये जो प्रमोटर्स यहाँ पर ऐड होता है, फिर ये क्या करता है, ये डीएनए सीक्वेंसेस को एक बिल्डिंग साइट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वहाँ पे जो कि क्या होती है, आरएनए पॉलीमरेज, एंड जिससे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनका फॉर्मेशन होने लगता है। ऑल्सो जो ये प्रमोटर है, प्रमोटर की वजह से हमें और ईजिली अच्छी तरीके से डिफाइन हो पाता है कि टेम्पलेट कौन सा है, कोडिंग आरएनए कौन सा है, क्योंकि जो कोडिंग आरएनए होगा उसी कोडिंग आरएनए पर जो प्रमोटर है वहाँ जाकर स्टैंड उसी स्टैंड पे पहले लगेगा और जो नेक्स्ट आगे वाला टेम्पलेट है उसकी कॉपी हो जाएगी इन अ फॉर्म ऑफ आरएनए, राइट। सो ये जो प्रमोटर ये भी हेल्प करता है हमें समझने में कि कौन सा स्टैंड टेम्पलेट है और कौन सा स्टैंड कोडिंग है। आफ्टर दैट जब ये जो प्रमोटर है वो कन्वर्ट हो जाए या स्विच हो जाए इन द टर्मिनेटर, वो जो और टर्मिनेटर क्या होता है, लास्ट पॉइंट होता है। तो जब ये कोडिंग से टर्मिनेटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, यानी कि जब ये प्रमोटर से प्रमोटर से टर्मिनेटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो जितने भी यहाँ पर बॉन्ड्स ब्रेक हुए होते हैं इन नाइट्रोजन बेसिस के, वो वापस से क्या होते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, वापस से वो अपने फॉर्म में आ जाते हैं। जो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जब चेंज होती है पोजीशन, टर्मिनेटर पोजीशन में आता है, तो जितने भी कोडिंग वगैरह थी, टेम्पलेट्स स्टैंड थे, वो वापस रिजर्व हो जाते हैं, वापस से प्रॉपर ठीक तरीके से बन जाते हैं, जैसे होते हैं वैसे हो जाते हैं। और टर्मिनेटर पॉइंट्स को हमने थ्री डैश एंड से वहाँ पर डिनोट किया, जिसे हम डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। 5 को हम क्या बोल रहे थे, अपस्ट्रीम, जहाँ से प्रमोटर स्टार्ट हो रहा है, और वहीं पे जो 3 है उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, जहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, यानी टर्मिनेशन की प्रोसेस जहाँ पर ख़त्म हो रही होती है। एंड ऑल्सो जो ये सीक्वेंसेस होते हैं, ये सीक्वेंसेस हैं यही जो फर्दर इसके आगे और अप स्ट्रीम्स बनेंगे एंड डाउन स्ट्रीम्स बनेंगे, सो उनके थ्रू वो कंटिन्यूएशन में चलते रहते हैं। एंड नेक्स्ट जो भी जीन एक्सप्रेशन है कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेस्ड होंगे, जीन बनेंगे, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, next we are going to discuss about the transcription unit and the gene.
सो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, हम अब तक पता लगा चुके हैं कि जो जीन्स हैं वही फंक्शनल यूनिट हैं ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस जो करती हैं, जनरेशन टू जनरेशन इन्फॉर्मेशन जो लेके जा रहे हैं, वो रियलिटी में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और जीन्स हमें पता है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर कि जो जीन्स हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो डीएनए में ही लोकेटेड होते हैं। बट अभी भी ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लिटरली ये बहुत डिफ़िकल्ट है टू अंडरस्टैंड द डीएनए सीक्वेंसेस, कि किस तरीके से आप डीएनए सीक्वेंसेस को अंडरस्टैंड करें इन अ टर्म ऑफ जीन्स, कि जीन्स के टर्म में हम डीएनए सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर सकें, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट। सो इस डीएनए स्टैंड को अच्छी तरीके से सीक्वेंस वाइज करने के लिए या फिर कोर्स में चेंज करने के लिए वहाँ पर कुछ और फर्दर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। एमआरएनए इज फॉर मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए फॉर द ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए फॉर द राइबोसोमल आरएनए। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ आरएनए मौजूद होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फॉर द रीडिंग, ट्रांसफरिंग ऑफ द मैसेजिंग एंड ऑल्सो द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो बहुत सारे ऐसे वर्क है जिसमें ये आरएनए हमें हेल्प करता है, और ये ऑल्सो हमें हेल्प करता है कि जिससे हम जो हर एक जीन्स है उनको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर सकें। सो मे बी कुछ ऐसे डिफाइंस की गए हैं कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स है, यानी कि डीएनए के वो सेगमेंट्स जिनके थ्रू पॉलीपेप्टाइड होना है, यानी कि जिनके थ्रू जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होना है, या फिर डीएनए का जो कोडॉन्स या जीन्स का जो फॉर्मेशन होना है, तो उन पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स को, उन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टॉन नाम देते हैं। ये अगर स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो कि कहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स कहाँ पर हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोक्रिस्टोनिक बोलेंगे। किसके केस में, इन यूकैरियोट्स के केस में। सो यूकैरियोट्स के केस में इन्हें हम मोनोक्रिस्टोनिक बोलते हैं। मोनोक्रिस्टोनिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज यूकैरियोट केस में जस्ट एक ही न्यूक्लियस होता है और नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, तो एक ही न्यूक्लियस के थ्रू एक ही टाइप का वहाँ पर प्रपोर्शन बनेगा, या फिर एक ही टाइप्स के वहाँ पर जीन्स का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम उन्हें मोनोक्रिस्टोनिक बोलते हैं। वही पॉलीक्रिस्टोनिक यानी कि प्रोकैरियोटिक के अंदर इस तरह के फिनोमेनन देखते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड सेल्स होती है, बहुत सारे वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉलीक्रिस्टोमिक लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। जो यूकैरियोट्स हैं, उन यूकैरियोट्स में बेटा जो भी मोनोक्रिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो एक्चुअली सिर्फ एक ही तरीके के, या फिर जो भी, हाँ, जो यूकैरियोट्स है, हम प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे, हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोट्स में जो स्ट्रक्चरल यूनिट जीन्स होती हैं उनके बीच में किसी भी तरीके का जो इंटरैक्टेड कोडॉन्स होते हैं वो एक्चुअली में नहीं मौजूद होते। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में कुछ इंटरैक्टेड कोडॉन्स मौजूद, तो इंटरैक्टेड जीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हमें स्प्लिट करना पड़ता है, यहाँ से एक्चुअली वहाँ से हटाना पड़ता है। दैट मीन्स चलो ये अब समझ लेते हैं कि इंटरप्टेड क्या है। जो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आरएनए फॉर्म होता है, इसका जो कुछ पोर्शन होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दूँ जस्ट फॉर समझने के लिए, तो इसका जो कुछ पोर्शन होता है ये वर्केबल है। आफ्टर दैट थोड़ा पोर्शन होता है आफ्टर दैट जहाँ पर किसी तरह की कोडिंग आपको नहीं मिलेगी। देन यहाँ पर फिर कोडिंग होती है जो कि ये क्या है, नॉन फंक्शनल है। अब जो पार्ट जिससे मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ वो फंक्शनल है, और जिसमें मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ वो नॉन फंक्शनल है। फिर इसी तरीके से क्या होता है कि एक डीएनए का बहुत लंबा, एक आरएनए का बहुत लंबा सा स्टैंड बन जाता है, जिसमें फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, इस तरीके के वहाँ पे सीक्वेंसेस अरेंज होते हैं। तो ये सीक्वेंसेस जो हैं, यही सीक्वेंसेस क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं बिटवीन द फॉर्मेशन, या फिर बिटवीन जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसमें ये इंटरप्शन का काम करते हैं। सो वो सीक्वेंसेस या वो कोडॉन्स या फिर वो कोडिंग जो कि एक्सप्रेस्ड होंगी आफ्टर दैट, फर्दर जो नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेस्ड होंगी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स बोलते हैं। एंड यही एक्सॉन्स है जो आगे जाकर मैच्योर हो जाती हैं और वो एक प्रोसेस्ड आरएनए का फॉर्मेशन करेंगी जो आगे फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। एंड वहीं कुछ एक्सॉन्स में कुछ इंटरप्टेड एरिया होता है, फिर कुछ इंटरप्शन भी मौजूद होता है जिन्हें हम इंट्रॉन्स भी बोलते हैं। इंट्रॉन्स बेसिकली कोई भी सीक्वेंसेस का फॉर्मेशन नहीं करते और ना ही ये मैच्योर आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसीलिए जब वहाँ पर कोडॉन्स यानी कि मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है तब भी वहाँ पर कुछ दो तरह के आपको कोडॉन्स मिलेंगे, एक फंक्शनल होंगे और एक नॉन फंक्शनल। जो फंक्शन होंगे उन्हें हम एक्सॉन्स बोलेंगे, जो नॉन फंक्शनल होते हैं इंट्रॉन्स बोलते हैं। सो जो एक्सॉन है उनको इंट्रॉन से अलग करना, स्प्लिट करना, सो जो स्प्लिट करने की जो प्रोसेस है दैट
पर उसमें भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, लेकिन वो आगे हम आपको भी बताएंगे कि किस तरीके से डीएनए सेगमेंट बनता है और डीएनए सेगमेंट्स में जो एक्सॉन और साइटोन बन रहे हैं, सॉरी एक्सॉन और इंट्रॉन्स बन रहे हैं, वो किस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। ऑल्सो जो इनहेरिटेंस है वो प्रमोटर्स के थ्रू भी रेगुलेट होता है। ऑल्सो कुछ अदर सीक्वेंसेज हैं जो कि हमें स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर फॉलो करने होते हैं। मतलब प्रमोटर तो वहाँ पे आते ही आते हैं, प्रमोटर के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और ऑल्सो बहुत सारे सीक्वेंस हैं जो हमें स्ट्रक्चरल जीन्स में पढ़ने हैं। सो यहाँ पर और अगर किसी भी तरीके से ये जो प्रमोटर्स हैं, यानी कि जो प्रमोटर है और जो सीक्वेंसेस है किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का, वो अगर अफेक्ट हो जाए तो प्रॉपर जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। अगर प्रमोटर अफेक्ट हो गया तो प्रमोटर आएगा ही नहीं, प्रमोटर नहीं आएगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं बनेंगे, स्ट्रक्चरल जीन्स नहीं बनेंगे तो जो आरएनए है उसकी कॉपी नहीं बनेगी, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, तो आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि प्रोसेस तो कंप्लीट हो रही है, यानी जो समटाइम्स जो रेगुलेटरी सीक्वेंस तो बन रहे हैं वहाँ पर, बट वो लेगिस्लेटरी को हम कुछ अदर लूजली डिफाइंड है या फिर प्रॉपर तरीके से नहीं बनते हैं, तो उन्हें हम रेगुलेटरी जीन्स भी कहते हैं। और अगर ऐसा भी हो जाता है कि वो प्रॉपर रेगुलेट नहीं हुआ या फिर लूजली डिफाइंड है, लूजली बने हुए हैं, तो उसकी वजह से भी ये जो इस तरीके के जो भी सीक्वेंसेस होते हैं वो भी कोड्स का या किसी तरीके के आरएनए का या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो स्प्लिटिंग है, यानी कि जिसमें हम अलग भी कर रहे हैं उनको, इंट्रॉन और एक्सॉन को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अफेक्टिव है। प्रमोटर्स का, रेगुलेटर्स का प्रॉपर यूज़ कर ही हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा अफेक्टेड हो गई, ज़्यादा प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो भी वो आगे प्रोसीड नहीं हो पाएंगे। और समटाइम्स क्या होती है कि अगर वो प्रॉपर रेगुलेट नहीं हो पा रही हैं, प्रॉपर जीन्स प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, तो वो आगे जाके डीएनए और आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो हम इसे इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कवर होती है।